शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के.वी. भोसले, विभाग 3 सत्र 5 के प्रश्न पत्र क्रमांक 7 के अंतर्गत इकाई 2 में से जो काव्य प्रकार है उस काव्य प्रकार के बारे में इसके पहले आपने देख लिया है। काव्य प्रकार के अंतर्गत काव्य प्रकार के बारे में जो देखा है तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़े में आप देख लेंगे। काव्य या साहित्य प्रकारों में से दो प्रकार है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का अर्थ आंखों से देखकर आप मनोरंजन करते हैं अथवा आनंद लेते हैं। आनंद लेने वाली अथवा आंखों से देखकर मनोरंजन करने वाली ऐसी 3 विधाएं हैं जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आती है, नाटक, एकांकी और गीति नाट्य। दो जो श्रव्य काव्य, तो श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं। श्रव्य काव्य जिसे कहा जाता है कि जो कानों से सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं अथवा आपका मनोरंजन होता है, तो ऐसे श्रव्य काव्य के 3 प्रकार हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य, पद्य और चंपू काव्य में से गद्य के जो प्रकार है, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि के बारे में इसके पहले आपने देख लिया है। अभी उससे आगे गद्य के प्रकार में ही जीवनी विधा के बारे में देखते हैं। तो जीवनी यह एक साहित्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित लिखी जाती है अथवा किसी व्यक्ति के जीवन से या जीवन के क्रमबद्ध विवेचन इसके अंतर्गत होता है। किसी व्यक्ति विशेष के क्रमबद्ध जीवन वृत्तांत को जीवनी कहा जाता है। साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं, उन विधाओं में जीवनी का अपना विशेष महत्व है। जीवनी लिखने की जो परंपरा है वो प्राचीन है, परंतु हिंदी में यह नई है। जीवनी, जीवन चरित्र अथवा जीवन चरित्र ऐसे 3 पर्यायवाची शब्द जीवनी के लिए जाते हैं। जीवनी का अपनी रुचि के अनुसार एकाध व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है और उस व्यक्ति की जीवनी वह लिखना शुरू करता है या लिखता रहता है। जीवनी में काल्पनिकता तथा अतिरंजित जो प्रसंग है उसका वर्णन नहीं किया जाता। जीवनी में जीवनीकार जिस नायक को चुना है उस नायक के आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तित्व का परिचय, बाहरी व्यक्तित्व का विश्लेषण उसके अंतर्गत करता रहता है। तो इस प्रकार जीवनी के बारे में थोड़े में देखा जाता है। अब अगली विधा जो है आत्मकथा या गद्य का भेद। आत्मकथा का यौगिक अर्थ आत्मा की कथा। इस आत्मकथा के अंतर्गत स्व की प्रधानता होती है। इसमें स्वयं को महत्व दिया जाता है, यथार्थ को महत्व दिया जाता है और कल्पना का अभाव होता है। नहीं, कल्पना को यहाँ सहारा नहीं दिया जा सकता। आत्मकथाकार को आत्मकथा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष जीवन का चित्रण करने का मौका इसमें मिलता है। आत्मकथा का जो उद्देश्य है वह आत्म परीक्षण और आत्मसमर्पण है। आत्मकथा पाठक के मन में आस्था जगाने का काम करती रहती है और किसी भी व्यक्ति को बीते हुए जीवन की सच्चाई को फिर एक बार देखने का प्रयास
आत्मकथा के माध्यम से होता रहता है। आत्मकथा के कई तत्व है, इसका मतलब यहाँ आत्मकथा लिखने के लिए कई तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसमें तटस्थता होनी चाहिए, कलात्मकता का होना आवश्यक है, आत्म तत्व यह महत्वपूर्ण है और आत्म परीक्षण भी महत्वपूर्ण है। आत्मकथा का जिस समय आत्मकथा स्वयं की अगर लिखता है तो स्वयं के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं का चित्रण ईमानदारी से इसमें करता रहता है। तो इस प्रकार आत्मकथा के बारे में कहा जाता है। रिपोर्टाज यह गद्य की साहित्यिक विधा है। रिपोर्टाज यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है या फ्रांसीसी भाषा का है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है, हिंदी में वृत्त, निर्देश, सूचनिका भी कहा जाता है। रिपोर्टाज यह विधा पत्रकारिता से संबंधित है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलता है, वहां से शुरुआत मानी जाती है। इसका संबंध पत्रकारिता से है। यहाँ रिपोर्टाज इस विधा का जन्म कब हुआ इसके बारे में अगर आप देखते हैं तो उस समय यह द्वितीय महायुद्ध के युद्ध वर्णनों में इस विधा का जन्म माना जाता है और रिपोर्टाज में सत्य को प्रधानता दी जाती है, यानी सत्य महत्वपूर्ण रहता है। रिपोर्टाज में गद्य के साथ साथ कभी कभी पद्य की भी झलक मिलती है, यानी थोड़ा सा पद्य उसमें देखने को मिलता है। और इसमें लेखक एक ही समय एक और पत्रकार होता है और दूसरी ओर साहित्यकार होता है, यानी दो भूमिकाएं लेखक को एक साथ करनी पड़ती है, जो पत्रकार और साहित्यकार है। उससे अगली जो विधा है उस विधा में यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य के बारे में अगर देखते हैं तो यात्रा से संबंधित साहित्य लिखने की जो परंपरा है वो प्राचीन है, पुरानी है। इसमें यह प्राचीन क्यों है तो उसका कारण मानव जीवन की जो व्यापकता है, व्यापकता का कारण प्राचीन काल से यात्रा करना है। इसमें यात्रा के माध्यम से मानव का बौद्धिक विकास होता है, यह भी कहा गया है। यात्रा के कारण मनुष्य के आनंद तथा उल्लास की भावना यहाँ पुष्ट होती रहती है, आनंद उल्लास यह निर्माण होता है। और इस विधा के अंतर्गत वास्तव भी होता है और विश्वास भी होता है, वास्तविकता और विश्वसनीयता, ये दोनों बातें इसके अंतर्गत होती रहती है। और इसमें इतिहास बोध भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार यहाँ यात्रा साहित्य के बारे में कहा जाता है। अगला जो प्रकार है साक्षात्कार, तो साक्षात्कार यह नव विकसित विधा मानी गई है या नव विकसित प्रकार है। साक्षात्कार यह स्वतंत्र रहा है, परंतु महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है। तो अंग्रेजी साहित्य में ज्यादा से ज्यादा इसका विकास, साक्षात्कार का विकास हुआ है या हो गया है। साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है, यानी इंटरव्यू इस शब्द का पर्याय जो है वह साक्षात्कार है। इसे भेंट वार्ता या बातचीत भी कहा जा सकता है, यानी दोनों शब्द इसके लिए माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ गद्य के जो साहित्य प्रकार है 10-12, तो वो सारे प्रकारों के बारे में यहाँ देखा जाता है। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाला यह गद्य और दूसरा जो प्रकार है पद्य। तो पद्य के अंतर्गत आने वाली
अथवा पद्य के अंतर्गत पद्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में यहाँ आप देखेंगे। तो पद्य जो है, यहाँ छंदबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है, नहीं उसमें छंद महत्वपूर्ण है। गद्य में यहाँ अलग प्रकार का होता है अथवा पद्य जो है वह अलग प्रकार का है, यानी छंदबद्ध रचना को यहाँ पद्य कहा जाता है। इस पद्य के दो भेद हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। यानी प्रबंध और मुक्तक इसके अलग अलग भेद किए जाते हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत, प्रबंध यानी अगर देखा जाए तो महान, बड़ा अथवा महत्व। तो प्रबंध के तीन भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। और मुक्तक के दो भेद हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। तो इस प्रकार यहाँ प्रबंध के, सबसे पहले प्रबंध के जो तीन भेद है उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो यहाँ प्रबंध काव्य, प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब जो है यहाँ मुक्तक की अपेक्षा बड़ा, मुक्तक की तुलना में यहाँ वो बड़ा होता है, मुक्तक की तुलना में इसका अधिक महत्व होता है। और प्रबंध काव्य अपना जो प्रभाव है वह करता रहता है, या सामूहिक प्रभाव छोड़ने का, सामूहिक प्रभाव करने का काम यहाँ प्रबंध काव्य करता रहता है। तो प्रबंध काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना मत दिया है। उन्होंने कह दिया है, प्रबंध काव्य में जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य बड़ा होने के कारण उसमें एक श्रृंखला होती है, घटनाओं से संबंधित श्रृंखला उसमें होती है, और घटनाओं से संबंधित जो श्रृंखला है उसका निर्वाह प्रबंध काव्य के अंतर्गत किया जाता है। उसमें अलग अलग स्पर्श करने वाले अथवा हृदय स्पर्शी जो है वो नाना भाव, अलग अलग प्रकार के भाव प्रबंध काव्य के अंतर्गत दिए जाते हैं या व्यक्त होते रहते हैं। उसमें रसयुक्त जो अनुभव है और रसयुक्त जो प्रसंग है उसका भी समावेश यहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रबंध काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है वह यहाँ इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ प्रबंध काव्य के जो तीन प्रकार अभी जो कह दिए उसमें महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। तो सबसे पहले महाकाव्य के बारे में देखेंगे। तो प्रबंध काव्य का महत्वपूर्ण प्रकार है, यहाँ सबसे पहले कह दिया कि प्रबंध इसका मतलब महा अथवा प्रबंध काव्य के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य यह पहला भेद है, पहला प्रकार है। तो महाकाव्य यानी महत्व काव्य, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन किया जाता है। जैसे नाटक के बारे में कह दिया कि नाटक में किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कथा नाटक में दी जाती है, उसी प्रकार महाकाव्य के अंतर्गत भी किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को, यानी जीवन के विविध प्रसंगों को, जीवन के विविध घटनाओं को उसके अंतर्गत दिया जाता है। तो इसीलिए कह दिया कि मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन महाकाव्य के अंतर्गत किया जाता है, और इसीलिए कह दिया है महाकाव्य का अर्थ भी महान काव्य माना गया है। वह महाकाव्य यह जो शब्द है संस्कृत के महत्व तथा काव्य इन दो शब्दों से बना हुआ है। महत्व यानी बड़ा, यानी महा, बड़ा काव्य यानी महाकाव्य, इस प्रकार इसमें कह दिया है। तो महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है, यानी अलग अलग सर्गों में, यानी ज्यादा से ज्यादा, यानी महाकाव्य बड़ा होता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें 7 सर्ग होते रहते हैं। तो 7 सर्गों में रची जाने वाली या निर्माण की जाने वाली यह विधा महाकाव्य मानी जाती है। इसमें
महाकाव्य विषयक जो मान्यता प्रस्तुत की है, ऐसे विद्वानों में रुद्र गाते हैं, दंडी होते हैं, हेमचंद्र, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। इन सारे विद्वानों ने महाकाव्य की जो मान्यता है अथवा महाकाव्य के बारे में जो मान्यता देनी चाहिए वह दी गई है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इसका परिचय दिया है। भारतीय विद्वानों ने इसे मान्यता प्रस्तुत की है और पाश्चात्य विद्वानों ने मात्र परिचय देने का काम किया है। महाकाव्य की अगर विशेषताएं देखते हैं तो उसमें कथानक महान होता है, चरित्र महान होते हैं, संदेश भी महान होता है और वर्णन शैली भी महान होती है। यानी सभी कथानक, चरित्र, संदेश और वर्णन शैली जो है वह इसके अंतर्गत महान माना जाता है। अगर महाकाव्य कैसा होता है इसके बारे में अगर देखें, उदाहरण के लिए कह दिया है पृथ्वीराज रासो, कामायनी, साके, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ अनेक महाकाव्य लिखे गए, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ महाकाव्य के बारे में कह दिया है। यहाँ कथा के बारे में देखा, चरित्र के बारे में देखा, तो यह सभी जो है इसके अंतर्गत एक बात है कि महाकाव्य में 3 रस प्रमुख होते हैं। 9 रसों में से 3 रस प्रमुख और अन्य जो रसों का विवेचन होता रहता है। श्रृंगार, वीर और शांत, यह 3 रस इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। जो उद्देश्य है वह धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है इन सब को पूर्ण करना, इसकी प्राप्ति करना, यह महाकाव्य का उद्देश्य रहता है। तो महाकाव्य के बारे में थोड़े में यहाँ इस प्रकार कहा जाता है। उसके पश्चात खंड काव्य, खंड काव्य के बारे में कह दिया है, खंड काव्य भवेत महाकाव्यस्य एक देशानुसारी। तो जैसे कह दिया कि नाटक की तुलना में एकांकी छोटी होती है, उपन्यास की तुलना में कहानी छोटी होती है, उसी प्रकार महाकाव्य की तुलना में खंड काव्य भी छोटा होता है। महाकाव्य में अगर किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कथा होती है, तो खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित महत्वपूर्ण एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसीलिए खंड काव्य भवेत महाकाव्य से एक देशानुसारी से कह दिया है। इसमें भी महाकाव्य की तरह चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है अथवा चतुर्वर्ग की प्राप्ति करना यह खंड काव्य का उद्देश्य होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत कहा जाता है। उसके भी कुछ तत्व होते, उद्देश्य होता है खंड काव्य का। तो उद्देश्य जो है कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, रस, भाषा शैली, उद्देश्य। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ कहा जा सकता है। खंड काव्य के अगर उदाहरण आपने देखे तो उसमें सैरंध्री है, पंचवटी है, द्रौपदी है, भोजराज है। जैसे आपको कह दिया महाकाव्य बड़ा होता है, इसका मतलब यहाँ महाभारत जो है वो महाभारत संपूर्ण कृष्ण की कथा आती है। तो उसमें से द्रौपदी की जो कथा है, तो द्रौपदी के जीवन में घटित जो घटना है, उस घटना को आधार बनाकर द्रौपदी खंड काव्य लिखा जाता है, द्रौपदी खंड काव्य लिखा गया है। तो इस प्रकार यहाँ जो खंड काव्य के बारे में कहा जाता है। तीसरा जो प्रबंध काव्य का प्रकार है वह एकार्थ काव्य। एकार्थ काव्य, इसका मतलब यहाँ प्राचीन आचार्यों ने इसे भी महाकाव्य माना है। प्राचीन आचार्यों ने महाकाव्य और खंड काव्य इस प्रकार प्रबंध काव्य के 2 भेद माने हैं। और यहाँ आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने एकार्थ काव्य को प्रबंध काव्य का एक भेद स्वीकार किया है। प्राचीन आचार्य प्रबंध काव्य के 2 भेद मानते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, परंतु आचार्य विश्वनाथ मात्र प्रबंध काव्य का यह जो एकार्थ काव्य यह भी भेद मानते रहते हैं। उनके जो तत्व हैं, संक्षिप्त कथावस्तु,
अल्पतम पात्र यानी कम पात्र, रस का उल्लेख, रस भाव को स्पष्ट करना, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सारे जो तत्व हैं उसके अंतर्गत होते ही रहते हैं। एकार्थ काव्य जो है किसी संक्षिप्त कथानक को लेकर लिखी जाने वाली विस्तृत जो कविता है वो इसके अंतर्गत आती रहते हैं, उसे ही एकार्थ काव्य कहा जा सकता है। मुक्तक एक यहाँ जो इसके अंतर्गत जो 2-4 से अधिक पात्र नहीं होते, साथ ही साथ इसमें वातावरण का जो प्रभाव है, वातावरण का जो चित्रण है, प्रभाव के लिए अच्छा माना जाता है। निराला जी ने उदाहरण के लिए दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा यह कविता लिखी है। छोटी, परंतु जो छोटी कविता होती है, छोटी, इसमें भी लघु कविता और बड़ी कविता जो है, तो इसमें राम की शक्ति पूजा में अमावस्या की जो कालिमा है उसका चित्रण कर दिया है। इसका मतलब एक घटना जो है एकार्थ काव्य के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा इसमें उन्होंने दी है। तो इस प्रकार यहाँ प्रबंध काव्य के जो 3 भेद है, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य, इसके बारे में आप यहाँ देखते रहते हैं। उसके पश्चात प्रबंध काव्य और दूसरा जो है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक का अर्थ ही मुक्त, यहाँ कोई भी इस एकाध कविता के अंतर्गत अगर 10 पंक्तियां है तो 10 पंक्तियां एक गुलदस्ता अथवा एक कथानक न होकर उसमें प्रत्येक पंक्ति का अर्थ अलग, प्रत्येक पंक्ति का प्रसंग अलग होता रहता है, इसीलिए इसे मुक्तक कहा जा सकता है। जैसे यहाँ बिहारी रीतिकाल के जो कवि है, रीतिकाल के कवियों ने जो दोहे लिखे हैं वो दोहे 2 पंक्ति का दोहा जो है वह स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, मुक्तक उसे कहा जाता है। मुक्तक भाव प्रधान काव्य की श्रेणी में आता रहता है, भाव व्यक्त करने की जो क्षमता है उसके अंतर्गत होती रहती है। सरसता भावुक कवि जो है, कवि के मुक्तक जो है वह लोकप्रिय माने जाते हैं। जो भावुक लोग हैं अथवा सरस रचना करने वाले हैं, उनकी मुक्तक रचना जो है वह लोकप्रिय मानी जाती है। मुक्तक एक स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रचना मानी जाती है। अग्नि पुराण में मुक्तक काव्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में भी यहाँ मुक्तक काव्य जो है वो लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसलिए उनके बारे में मुक्तक काव्य के बारे में कह दिया है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसका मतलब यहाँ बगीचा देखिए, बगीचा बड़ा होता है, बगीचे में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं और यहाँ देखने के लिए अच्छा लगता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसके साथ ही साथ प्रबंधक काव्य इसी प्रकार का, परंतु मुक्तक इस प्रकार का है, यहाँ अलग अलग जो बगीचे में से एक पुष्प लेकर जो गुलदस्ता बनवाया जाता है वो गुलदस्ता भी उतना ही बगीचे की तरह आकर्षक बनता है या आकर्षक होता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इस प्रकार यहाँ पर कह दिया है। उसके पश्चात मुक्तक के 2 प्रकार माने हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। यहाँ पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक के बारे में जिस समय कहते हैं तो यहाँ उसके बारे में ज्यादा रचना उसके बारे में नहीं हो चुकी, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक इस काव्य का जो निर्माण है लय, ताल और संगीत के रूप में गाए जाने के लिए नहीं किया जाता। यहाँ गीत गाने के लिए या गायन करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो सिर्फ पठन के लिए पाठ्य मुक्तक होता है और इसकी रचना दोहा, चौपाई, बारहवे, लघु छंदों में होती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पाठ्य मुक्तक के बारे में कहा जाता है। दूसरा जो है गेय मुक्तक, गेय पद रचना को गीति काव्य कहा जाता है। इसमें प्रगीत तथा गेय मुक्तक नाम आता है। उदाहरण के लिए कह दिया है जयदेव,
तुलसीदास, महादेव वर्मा आदि कवियों ने गेय मुक्त पदों की रचना की है। और यहाँ तीसरा जो है गद्य, पद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य जो है वो गद्य पद्य मिश्रित रचना है। में थोड़ा सा गद्य लिया जाता है और थोड़ा सा पद्य लिया जाता है और दोनों मिलकर यह गीति काव्य लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा जो महाकाव्य है वह महाकाव्य अथवा काव्य यहाँ चंपू काव्य के अंतर्गत आने वाला प्रकार है। इस प्रकार इसके अंतर्गत कहा जाता है। तो यहाँ अगर यह साहित्य के प्रकारों को देखने के पश्चात आप यहाँ निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, यहाँ काव्य की अनेक विधाएं प्राचीन हैं परंतु प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम मानी जाती है। यहाँ साहित्य के अंतर्गत अथवा काव्य के अंतर्गत शब्द और अर्थ का रमणीय जो संबंध है अथवा मनोरंजन करने के लिए जो शब्द और अर्थ का जो संबंध है महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक अगर आप देखते हैं काव्य अथवा साहित्य लिखने की परंपरा देखी जाती है, परंतु बदलते परिप्रेक्ष्य में काव्य के विषय में भी बदलाव दिखाई देता है। जैसे आप देखते हैं प्राचीन काल में राजा की कहानी देखी जाती थी, सुनी जाती थी, परंतु आज कहानी सिर्फ राजा की कथा से संबंध यहाँ कथा को लेकर ही अथवा सीमित नहीं रही, तो आज किसी व्यक्ति के जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटना को भी आधार बनाकर कहानी लिखी जा सकती है। अथवा काव्य का विषय भी उसी प्रकार युग के अनुकूल परिवर्तित करने की क्षमता जो है वह साहित्य में दिखाई देती है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य जो है अथवा साहित्य जो है वह मानव को अथवा पाठक हो, श्रोता हो, सबको हो, पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले सबको संस्कार देता है, शिक्षा प्रदान करता है और ज्ञान देने का भी योगदान उसमें होता है। तीन बातें इसके संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है और ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार काव्य का योगदान जो है, साहित्य का योगदान सराहनीय अथवा महनीय माना जाता है। तो सुकोमल भावना के साथ साथ शब्द तथा स्वर की साधना जो है वह काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानी जाती है और साहित्य में भावात्मक विचारों का स्फोट जो है वह होता रहता है, यानी भाव उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ साहित्य के प्रकारों के बारे में आपने देख लिया है। धन्यवाद। अच्छा हाँ हाँ दाखव maximum time. It will be after this.
त्याच्यात झालेलं आहे बरं. असं नाही झालं ना म्हणजे एक महत्वाचं आहे. त्याला कसं आहे रेकॉर्डिंग करून जायचं रेकॉर्डिंग नाही करणार रेकॉर्डिंग ऑटोमॅटिक जमत आहे सेव्ह होत आहे ऑटोमॅटिक सेव्ह आवाज नाही ते मागं कट आहे गेले ना मागं गेले तुम्ही करताय हो करून ठेवायचं. नाही असल्यापूर सातारा इथं महिनाभर झाले इथं ते. आम्हाला दाद देत नाही हे काय कुठे बघा त्याच्यावर